नमस्कार। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छा सा चैप्टर नमक। तो ये नमक जो चैप्टर है वो रज़िया सज्जाद ज़हीर द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। बहुत अच्छा अध्याय है। उन्होंने बताया है कि लोगों के दिल में किसी देश के प्रति प्यार किस प्रकार होता है। जो सरहद हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, वो उनको नहीं बांध सकती हैं कि उनका देश कौन सा है। ये निश्चित नहीं कर सकती। जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो ये निश्चित नहीं कर सकती कि उनका देश कौन सा है। लोगों के दिल में सरहदें ये तय नहीं करती हैं कि उनके दिल में कौन सा देश बसा है। इस चैप्टर में इस बात के बारे में बताया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और अभी थोड़ा एक समरी टाइप में देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया गया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया वही स्थान विशेष उसके लिए मातृभूमि है। उसे किसी दूसरे स्थान पर कितना प्रेम है, कितना ही प्रेम हो, कितना ही वैभव और सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वह अपनी उस मातृभूमि तथा उससे जुड़ी वस्तुओं और यादों को नहीं भूल सकता। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो किसी स्थान पर जाकर बस जाए और उसे कितना भी प्रेम मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, कितना भी सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन वो जो अपनी मातृभूमि है उससे जुड़ी वस्तुओं और यादों को कभी नहीं भूल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो अपने इंडिया के जो सुंदर पिचाई हैं, गूगल के CEO, तो वो विदेश में कितना भी रह लें, कितना भी उन्हें कितना रिस्पेक्ट मिला, शोहरत मिला, प्रेम मिली, बावजूद इसके उनके लिए इंडिया के प्रति विशेष प्रेम है। ठीक है। इस कहानी में सिख बीबी जो विभाजन के समय से भारत में रह रही हैं, इस कहानी में एक सिख बीबी हैं जो बहुत उम्रदराज हैं, वृद्धा हैं लगभग। वो विभाजन के बाद से ही भारत में रह रही हैं। आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। विभाजन के समय दंगा हुआ था, हो सकता है उसमें वो आ गई हो इंडिया। यही हुआ था, सिख लाहौर में रहती होंगी कभी और वो अब इंडिया में आकर बस गई हैं और लाहौर को अपना वतन मानती, क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान जा रही साफिया से आज भी लाहौर का नमक लाने की प्रार्थना करती हैं। तो जो सिख बीबी हैं वो इंडिया में रह रही हैं और एक महिला है जो साफिया नाम की, वो पाकिस्तान में अपने भाइयों के पास जा रही है, घूमने विजिट पर जा रही है। वो इंडिया में आकर बस गई है कुछ रिश्तेदारों के साथ। ठीक है। तो वो घूमने अपने भाइयों को जा रही है, तो उनसे क्या प्रार्थना कर रही है, उसने कुछ नमक लाने के लिए प्रार्थना करी है कि आप जा रही हैं पाकिस्तान से हमारे लिए लाहौर का नमक ज़रूर लाइएगा। और लाहौर का नमक लाहौर में ही मिलता है, यानी पाकिस्तान में ही मिलता है। इसी बीच दो अन्य कस्टम अधिकारी हैं। अब इस कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है, एक मिनट। अब इस कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है, इस कहानी में दो अन्य कस्टम अधिकारी हैं। जो आज एक पाकिस्तान में है, नौकरी करता है और अपने वतन को दिल्ली मानता है। अब जैसा कि सिख बीबी और साफिया के साथ हुआ, वैसा ही उस कस्टम अधिकारी के साथ हुआ है। कस्टम अधिकारी मतलब जो एयरपोर्ट पर चेकिंग करने वाले होते हैं, या जो मतलब जहाँ से मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे धरती वाली हो, धरती वाली ट्रेन आती है, वहाँ पे चेकिंग करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उन्हें कस्टम अधिकारी कहा जाता है। तो वो जो कस्टम अधिकारी पाकिस्तान में है, वो क्या कहता है कि भाई हमारा वतन दिल्ली है, दिल्ली इंडिया में दिल्ली है, उसको अपना वतन मानता था। दूसरा जो भारत में नौकरी करता है, अब सेम क्या है, जो एक कस्टम अधिकारी, जब देखो एक पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी जब घुसेंगे, तब जब उतरेंगे तब भी पुलिस चेकिंग करेगी, तो वहाँ पे भी एक कस्टम अधिकारी है। वो अपने वतन को ढाका मानता है। वो इंडिया में रह रहा है लेकिन अपने वतन को क्या मानता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश को अपना वतन मानता है। लेखिका का मानना है कि राजनीतिक और भौगोलिक सरहदें वहाँ बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन सरहदों का उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं है। तो लेखिका इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ यही बता रही है कि राजनीतिक और भौगोलिक सरहदें, जो तार लगे हुए हैं, जो सीमाएं हैं, वो व्यक्तियों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन सरहदों का उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं है, यानी कि जो उनके दिल में जिस देश के प्रति प्रेम है वो उनके दिल में रहेगा और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, तो ये नमक इसकी समरी थी। अब आइए थोड़ा हम लॉन्ग में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। जो साफिया है वो पाकिस्तान में लाहौर में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली है। उनकी मुलाकात एक सिख बीबी से होती है जो उसकी पड़ोसिन है। ठीक है। जिसमें अब वो अपनी माँ दिखाई पड़ती है, जिसमें अब देखो साफिया को वो इतना प्यार हो जाता है सिख बीबी से, वो सिख अम्मा है उनसे इतना प्यार हो जाता है कि वो उसमें अपनी माँ को देखती है। वह सिख बीबी विभाजन के समय से भारत में रह रही हैं, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर ही मानती हैं। जो सिख बीबी हैं, जो साफिया से मिली हैं, वो विभाजन के समय से ही इंडिया में रह रही हैं, लेकिन अब भी अपना वतन क्या मानती हैं, लाहौर। बातचीत के दौरान लाहौर का नाम आते ही वह वहाँ की स्मृतियों में खो जाती हैं।
और जब इन जनरल हम देखिए लेडीज़ या पुरुष जेंट्स जो भी ये बातचीत करते हैं जब देशों की, तो अपनी वो लाहौर की बात बीच में ले आती हैं और वहाँ की जो यादें हैं उनको ताज़ा करती हैं और उसी में वो खो जाती हैं। वहाँ जा रही साफ़िया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती हैं। उन्हें पता चला कि जो साफ़िया है, जो उससे बहुत उनकी प्रेमिन है, जो उनसे बातचीत करती रहती है, वो लाहौर जा रही है, तो वो वहाँ से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती है। 15 दिन लाहौर में रुकने के पश्चात साफ़िया सिख बीबी के लिए नमक को एक पुड़िया अपने साथ लेकर चलती है। तो साफ़िया पाकिस्तान में गई और अपने भाइयों के पास 15 दिन रुकी और लाहौर में रुकी। लाहौर से चलने के बाद वो क्या करती है, एक नमक की पुड़िया अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। लेकिन साफ़िया के भाई की नज़र में नमक को सरहद के पार ले जाना गैर कानूनी है। ठीक है, जो साफ़िया का भाई है वो उन्हें बताता है, जब उन्हें देख लेता है कि नमक को सरहद के पार ले जाना सरकार के मुताबिक गैर कानूनी है और आपको इस प्रकार नमक नहीं ले जाना चाहिए। साफ़िया का भाई ऐसे अपनी सिस्टर को, वो साफ़िया का भाई अपनी साफ़िया को इस प्रकार बताता है। लेकिन साफ़िया के लिए नमक कोई सोना चांदी या स्मगल की हुई वस्तु या ब्लैक मार्केटिंग की कोई वस्तु नहीं है। सीधी सी बात है यार, नमक एक ज़रूरत वाली सौदा है और एक कॉमन सी चीज़ है जो हर जगह पाई जाती है। लेकिन वहाँ कुछ विशेष नमक है, तो ऐसा तो है नहीं वो सोना या चांदी हो या बॉम्ब हो या स्मगलिंग करी हुई सौदा हो या ब्लैक मार्केट की सौदा हो या किसी दूसरे देश की करेंसी हो, ऐसा तो है नहीं जिसको सरहद पार ले जाना गैर कानूनी हो। साफ़िया मानती है कस्टम वाले भी इंसान होते हैं और इंसानी भावों को समझकर तोहफे के रूप में नमक को सरहद पार ले जाने की अनुमति दे देंगे। और साफ़िया ऐसा मानती है कि यार जो कस्टम वाले अधिकारी हैं वो ऐसा तो है नहीं कि इंसान नहीं है, वो इतनी बार समझ नहीं पाएंगे, वो भी इंसान ही है और मुझे उम्मीद है कि वो हमें नमक उस पर ले जाने की अनुमति दे देंगे। थोड़ा परेशानी करेंगे क्योंकि साफ़िया पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक मोटा मोटा अंदाज़ लगाती है। लेकिन आगे कुछ संयोग ऐसा बनता है जिससे कि अधिकारी उसे नमक को ले जाने देते हैं। हालांकि गैरकानूनी, अगर कोई चीज़ गैरकानूनी है तो उसे कस्टम अधिकारी ले जाने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। तो पेज गायब हो गया था, आइए फिर देखते हैं। तो वो साफ़िया कहती है कि वो उन्हें अनुमति दे देंगे। साफ़िया ने इसमें अब क्या है, साफ़िया ने भारत जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लिया। 2 चीज़ें शेष हैं, कौन की छोटी सी टोकरी जिसे सिख बीबी की तरह किसी और ने तोहफे में देना था, एक और उसकी जैसे सिख बीबी पे उनकी संबंधी हैं, एक तरह से फ्रेंड हैं, उसी प्रकार कोई और व्यक्ति संबंधी होगा, उसने उसके कौन की टोकरी मंगाई है, बोले जा रही हैं, और एक नमक की पुड़िया। इन्हीं दोनों चीज़ों को सरहद पार कराना साफ़िया को बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा था। और जो चीज़ें लोगों ने मंगाई हैं वो सरहद के पार कराना थोड़ा कठिन लग रहा था। उसने सोचा कि नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाएंगे जिन्हें कस्टम वाले नहीं देखते। तो साफ़िया सोचती है कि जो नमक की पुड़िया छोटी सी फलों की जो कीनों की टोकरी ले जा रहे हैं उसमें नीचे डाल लेंगे जिससे कस्टम वाले नहीं देख पाएंगे। साफ़िया नमक की इस पुड़िया को अपने शरीर में रखकर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है जैसा उसने बचपन में कहानियों में सुना था। इन जनरल बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति था गंगा जल को अपनी जांग में काट के भर ले गया था, ऐसे कहानियाँ सुनाया करते थे। उसी प्रकार साफ़िया ने भी कभी कहानियाँ सुनी होगी कि रेयर चीज़ को कहीं ले जाना तो शरीर में छिपा के अंदर ले जाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बचपन में ये कहानियाँ तक संभव है, रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। साफ़िया किसी की भी कीमत पर नमक को अपने साथ ले जाना चाहती है। साफ़िया चाहती है किसी भी कीमत पर हम सिख बीबी के लिए वो नमक ले जाएं क्योंकि वो एक प्रेम की निशानी है। साफ़िया के भतीजे भतीजियों उससे पूछते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? ये फूफी जान लग गया है गलती से, फूफी जान, ये फूफी जान होगा, ठीक है। ये हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ जा सकते? तो जो भतीजे हैं साफ़िया के भाई के लड़के हैं और वो लड़कियाँ हैं, वो उनसे पूछती हैं, फूफी जान यानी कि बुआ जी आप हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं जहाँ हम लोग नहीं आ जा सकते? क्योंकि बच्चों की इसकी जानकारी नहीं होती है। उन सबके और साफ यही सरहद है, यही सरहद एक दूसरे को अपने और सगे संबंधियों से मिलने से रोकती है। उन सबके मुताबिक साफ़ है ये बात कि यही सरहद है, वरना सरहद के दोनों तरफ के लोगों के एक दूसरे से मिलने को व्याकुल रहते हैं। सीधी सी बात है कि सरहद के दोनों तरफ के लोगों के अंदर दिल में कोई बैर नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएँ हैं यही उन लोगों को आपस में मिलने के लिए रोकती है। इसमें ऐसा साफ़िया ऐसा लेखिका लिख रही हैं, ठीक है। नमक की पुड़िया को सरहद पार कराने की उधेड़बुन में ही साफ़िया सो गई। वो यही सोचती रही कि हमें नमक की पुड़िया पार कैसे करानी है, सरहद पार कैसे करानी है, और इसी उधेड़बुन को लेते वो सो गई। स्वप्न में उसको सिख बीबी दिखाई दी तथा लाहौर की एक अन्य स्मृतियों में वह अपने स्वप्न में घेरे रखा। जब वो सो रही थी तो उसको स्वप्न में, क्योंकि वो सोच रही थी, वही सिख बीबी नज़र आई जिसने को नमक मंगाया था और
कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो लाहौर से जुड़ी हुई उसके बचपन की स्मृतियाँ थीं, यादें थीं, वो सपनों में दिखी। नींद में ही करवट लेते समय साफिया के पैर कीनू की टोकरी में जा लगे। रसीले फल, ठंडे कीनू जो भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है। देखिए, कीनू एक संतरे की तरह फल होता है, ठीक है, तो वो बहुत खूबसूरत फल होता है, पाकिस्तान में खूब मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। तो वो कहते हैं कि नींद में ही करवट लेते समय, इसमें लिखा है, नींद में ही करवट लेते समय साफिया के पैर कीनू में टोकरी में जा लगे, ठीक है, जो रसीले हैं, ठंडे, जो कीनू भारत की और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो कीनू क्या है? भारत और पाकिस्तान की एकता के मेवा को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब लेखिका ने इस घटना को भारत पाकिस्तान की एकता पर बाहरी शक्तियों की चोट की ओर संकेत किया है, ठीक है। इस घटना जो ये घटना इसमें मतलब दिखाई गई है, वो लेखिका क्या कहती है? लेखिका ने इस घटना में जो दिखाया है, इसमें चित्रित किया है, वो भारत और पाकिस्तान की एकता पर बाहरी शक्तियों की चोट है, इसकी ओर संकेत किया है, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान की जो एकता थी, उस पर बाहरी शक्तियाँ कौन सी? राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएँ, ठीक है। कस्टम पर आकर जैसे ही साफिया के सामान की जांच शुरू हुई तो उसने निश्चय किया कि वह नमक को छुपाकर नहीं, बल्कि सबके सामने कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाएगी। वो सीधी सी बात है, वो टोकरी के अंदर नमक को छिपा के लाई थी साफिया, लेकिन जैसे ही वो कस्टम अधिकारी मतलब कस्टम पर चेकिंग पोल के पास पहुंची, तो उसमें क्या हुआ? उसने सोचा कि निश्चय कर लिया कि मैं नमक को छिपा कर नहीं ले जाऊंगी, बल्कि दिखाकर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई ऐसी सौदा नहीं ले जा रही हूँ जो ब्लैक मार्केटिंग की हो, स्मगलिंग करी हुई हो, चोरी करी हुई हो, ऐसा तो है नहीं, नमक की तो है। शायद उसके मन में, उसको भावनाओं में बहकर कह दे कि ले जाओ, ठीक है, तो वो ऊपर करके ले जाती है। बातचीत के दौरान एक अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने बताया कि उसका वतन दिल्ली। तो एक ऐसा अधिकारी मिला जो अधेड़ आयु का है, उसने जैसे ही साफिया से बातचीत करी, साफिया ने उसे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि हमें ऐसे ऐसे एक तोहफा देना है। तो वो अधिकारी ने बताया कि जैसा कि आपके साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ हुआ है, कि मैं बेशक पाकिस्तान में नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा वतन तो दिल्ली है, और हम विभाजन से पहले दिल्ली में रहते थे, विभाजन के बाद हम यहाँ पर भाग कर आए हैं। तो इस प्रकार सेम प्रॉब्लम वाले लोग मिल गए तो बात बन गई। हालांकि पाकिस्तान बनने के समय से ही वहाँ रह रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान बना था वो विभाजन से पहले ही वहाँ मतलब ट्रांसफ़र हो गया था। पहले दिल्ली में रहता होगा, लाहौर में जाके बस किया हुआ, या कहीं पर कराची वगैरह, ठीक है। भूमि पर खींची गई इस सरहद का प्रभाव इस कस्टम अधिकारी को भी अपनी सीमा में नहीं बांध सका। अब कस्टम अधिकारी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दे रखी है, और उन्हें तोड़ने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। तो क्या है, उसके अंदर एक दिल में प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, जहाँ जिसने जन्म लिया उसको अपना देश मानता है, इसी आधार पर ही तो उसने उन्हें जाने दिया, और ये चीज़ भी उसको नहीं रोक पाई, अधिकारी को अपनी सीमाओं में नहीं मान सकी। उसने मोहब्बत प्रेम का पैगाम नमक, मोहब्बत और प्रेम का पैगाम क्या था? प्रेम का पैगाम क्या था? नमक लेकर जाने वाली साफिया को नहीं रोका, ठीक है। उस अधिकारी को भी अभी भी उम्मीद की एक नज़र दिखाई देती है कि यदि सरहद के दोनों ओर के लोगों में इसी तरह का प्रेम दोनों देशों के प्रति रहा तो एक न एक दिन दोनों देशों की दुश्मनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और लेखिका ऐसा लिखती है कि उसे अभी भी अधिकारी को ऐसा लगता है कि अगर दोनों देशों के लोग इसी प्रकार आपस में मिलते रहें तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब दोनों देशों की दुश्मनी समाप्त हो जाएगी और लोगों के दिल के अंदर प्रेम की भावनाएं जगेंगी। लेखिका ने दोनों के बीच रिश्ते सुधारने की विधि की ओर भी संकेत किया है, और लेखिका ने इसमें किस चीज़ पर जोर दिया है? दोनों की ओर विधि के रिश्ते सुधारने की, ठीक है, विधि की ओर रिश्ते सुधारने का संकेत किया कि अब हमें और रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। इस प्रकार लेखिका ने इसमें मेंशन किया है, ठीक है। समय कम है, जल्दी ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये वीडियो पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है अगर लंबी हो जाए, इसलिए मैं जल्दी बताने के प्रयास करता हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई। जैसे ही इंडिया आई, पाकिस्तान की पुलिस उतर गई ट्रेन से और हिंदुस्तानी की पुलिस सवार हो गई। रेलगाड़ी अब भारत में प्रवेश कर गई। दोनों और देशों के बीच में लेखिका को कोई भी अंतर नहीं दिखा। बाघा बॉर्डर से जैसे ही रेलगाड़ी अंदर पार हुई, तैसे ही क्या हुआ, हिंदुस्तान की फौज उसमें चढ़ गई। तो सेम बात है, वहाँ पे भी खौफ है, यहाँ पे भी खौफ है, राजनीतिक खौफ वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दोनों के देशों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई दिया, लेकिन दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकों ने इन सबको अलग अलग भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व प्रदान किया। जो बंदूकें भरी हैं वो किस चीज़ की निशानी है? कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, और हम ताकत से अपने देश को बांधे हुए, तुम ताकत से अपने देश को बांधे हुए। भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएँ बन गई इसमें। इनका लोगों पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो लेखिका कहती है इनका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। भारतीय कस्टम अधिकारी को जब साफिया नमक की पुड़िया दिखाई, अब इंडिया में उतरे, वहाँ पे भी कस्टम अधिकारी थे, यहाँ पे भी कस्टम अधिकारी होंगे, सीधी सी बात है। तो जैसे ही भारत के कस्टम अधिकारी को साफिया ने अपनी नमक की पुड़िया दिखाई, उसने भी इससे ले जाने की अनुमति दी, और वो अधिकारी को जैसी बुलाई तो उसने, जो भारत में कस्टम अधिकारी था, उसने अलग बुलाया और बात करने लगा, और जैसी बात करने लगा तो उसने कहा, उसने ले जाने की अनुमति दे दी। वह क्यों दी?
यह भारतीय अधिकारी बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपना वतन मानता है। अब जो ये जो कस्टम अधिकारी है वो क्या अपना बांग्लादेश को अपना वतन मानता है और इंडिया माँ के बच गया। इसकी भी प्रॉब्लम सेम है और सेम प्रॉब्लम वाले को छूट मिल गई। उसने लिखी है इसमें गलती से, उसने बचपन में नजरुल जो बांग्लादेश के प्रसिद्ध कवि हैं, नजरुल तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जो इंडिया बंगाल के कवि हैं के साहित्य को समान रूप से पढ़ा है। वो ये चीज़ बताता है कि हमें कितना प्रेम है दोनों देशों के बीच। हमने नजरुल को भी पढ़ा है और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ा। वह अब भी ढाका आता जाता है। तीनों देशों के आम साधारण व्यक्ति के मन पर कोई प्रभाव नहीं है। लेखक कहती है तीनों यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आम साधारण व्यक्ति के मन में कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ सरहदें हैं, सीमाएं हैं जो लोगों को प्रॉब्लम में डाल रही हैं। वे आज भी सरहद के पार अपनेपन को महसूस करते हैं। अमृतसर के पुल की निचली सीढ़ी के पास, अमृतसर जैसे ही वो चलती हैं पंजाब में उतरती हैं, अमृतसर की जो पुल है उसकी निचली सीढ़ी के पास पहुंचकर साफिया सोचती जा रही है कि किस व्यक्ति का वतन कौन सा है। ठीक है, व्यक्ति का वतन उसके दिल और दिमाग निर्धारित करता है, राजनीतिक सीमाएं नहीं। इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मेन सेंट्रल आइडिया वो यही है कि व्यक्ति का जो वतन है उसका दिल और दिमाग निर्धारित करता है, न कि राजनीतिक सीमाएं। अमृतसर पहुंचकर सभी अधिकारी सिखों को पवित्र स्थान के सामने सिर झुकाए खड़े हुए थे। ठीक है, यद्यपि वे सभी सिख नहीं थे। ये क्या है, एक धार्मिक संवेदनाओं की तरफ इसने इशारा किया है कि जो भी अधिकारी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, या कोई वो, सिख का जो पवित्र अमृतसर में एक मंदिर है उसके सिर झुकाए खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें हर धर्म के प्रति आस्था है, सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है।